हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोर स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास थर्ड करेंगे, जिसमें हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं यूनिट 9। और उसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इशू, जो लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे हम देखेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिक, इलेक्ट्रॉनिक। और जो अगली क्लास होगी इसके पार्ट सेकंड में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो चलिए देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ड्यू टू चेंजेस इन द ओरिजिनलिटी ऑफ ए नेचर, क्या फेस करते हैं हम? इन्वायरमेंटल इशू फेस करते हैं। और वो किस टाइप के होते हैं? पहला जो है हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज एट लोकल लेवल। अब लोकल लेवल का आप एग्जांपल से समझिए। लाइक मैं दिल्ली का एग्जांपल लेती हूँ। आप इसमें कहीं एरिया में रहते हैं, आपका कोई एड्रेस है एरिया का, या सरोजनी नगर कहीं भी आप रहते हैं, या फिर कोई भी आप स्टेट में रहते हो, वहाँ आपका एक एड्रेस होगा, वो आपका एक लोकल लेवल पे हो जाएगा। अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की है, या फिर पुअर एयर क्वालिटी की है, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, या हेल्थ इश्यू है, ये सब क्या हो गई? आपके लोकल लेवल पे हो गई। अब ये जरूरी तो नहीं है ना ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है पूरे स्टेट में हो, ऐसी पुअर एयर क्वालिटी जरूरी नहीं है पूरे स्टेट के अंदर हो, रीजनल लेवल पे हो। ये पुअर एयर क्वालिटी आपके हो सकता है कहीं इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी ज़्यादा खराब होगी, या फिर कहीं आपकी जो पार्क हो या फॉरेस्ट कवर हो, वहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसी इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल होगा और हेल्थ इश्यू ड्यू टू। फिर इसमें आपको एक नोट कर लेना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1986 में, टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंटल। याद रखिएगा, 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इन्वायरमेंटल इशू एट रीजनल लेवल। अब आप देखिए, मैंने जो पहला एग्जांपल दिया है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज एट रीजनल लेवल। डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, पोल्यूशन, डिमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। और ग्लोबल लेवल पे होंगे ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज। अब हम देखेंगे एयर पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स और गैसेस पाई जाती है हार्मफुल, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसमें देखिए, जो हमारे कॉमन पोल्यूटेंट है वो है सूट, स्मोक, मोल्ड, पोलेंट, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखिए, एयर जो क्वालिटी है ये हमारी दो तरह से होती है। यानी अब देखिए, जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है वो घर में यानी इंडोर भी पाया जाता है और आउटसाइड यानी घर के बाहर भी पाया जाता है। तो इसको जो हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स से करते हैं। और जो आउटडोर जो एयर पोल्यूशन होता है, इसको मेजर करने के लिए 5 मेजर पोल्यूटेंट होते हैं। वो है पहला ग्राउंड लेवल ओजोन, फिर है पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सम ऑफ दोस आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंडोर एयर पोल्यूशन along with radon, cigarette smoke, volatile organic compounds, formaldehyde, asbestos and other substance। अब जो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये आपके जो है हाई वेपर पाया जाता है और लो बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये इवेपोरेट हो जाता है। और जो ये VOC है, ये आपका किस में पाया जाता है? वुड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, या फिर पेंट है, इसमें ये सब आपके पाया जाता है। तो ये जो है इंडोर जो गैसेस हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो ये सब जो है आपके इंडोर एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इंडोर के जो एयर पोल्यूटेंट हैं उसमें से कौन कौन से हैं। तो आपका ये रेडन जो है और ये VOC, ये जो आपके दो इम्पोर्टेंट नाम हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कॉमन इंडोर एयर प्रॉब्लम का। देखिए, मॉइस्चर जो होता है हमारे घर में पाया जाता है, और ये देखिए VOC और केमिकल्स जो हैं इसमें आ जाएगा, ये आपके केमिकल्स में। फिर है स्मोकिंग, डस्ट। अब यहाँ पे आप सोर्सेस देख सकते हैं इंडोर एयर पोल्यूटेंट के। बाथरूम है,
आउटडोर एयर, बेडरूम, लॉन्ड्री रूम, किचन, एयर कंडीशनर यूनिट और लिविंग रूम। अब देखिए जो हमारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी पोल्यूटेंट, ये जो होता है आपके एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज होता है, जिसमें है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, अमोनिया, particulate matter, etc. They are released in the atmosphere by burning fossil fuel, industries, motor vehicle, volcanic eruption, nuclear radiation, etc. यानी ये आपके जो है ईंधन के जलने से और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो स्मोग होता है या उनके जो केमिकल जो उसमें से निकलते हैं उसके वजह से प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है वो फॉर्म किस वजह से होता है, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म होता है। इसमें जो आपका पैरोक्सी एसिटाइल होता है वो केमिकल स्मोग जो होता है उसमें पाया जाता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने अभी देखा था उसके सच्चा मीथेन, ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर, ठीक है, इसके वजह से ये फॉर्म होता है। और फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो किस वजह से होता है, मिक्सचर ऑफ स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब यहाँ पे आप देखिए जो पर्टिकुलेट मैटर का साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा और क्या कर सकता है, कॉजेज वेरियस रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, यानी जो हमें सांस लेने में जो दिक्कत होती है श्वसन से संबंधित वो सब जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये हमें क्रिएट कर सकता है। फिर देखिए इसको हम ट्रीट किससे करते हैं, देखिए कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, आप देखिए जो ऑटोमोबाइल्स होती है वो हमारे मेजर कॉज होता है एयर पोल्यूशन का, यानी जो हमारे वाहन होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होता है वो व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है, जो ये क्या करता है रिड्यूस कर देता है एमिशन को हार्मफुल गैसेस के। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ किस तरह से ये दिखता है। देखिए कैटेलिटिक कन्वर्टर है ये हमारा एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस दैट रिड्यूस टॉक्सिक गैसेस एंड पोल्यूटेंट इन। अब ये सेम आपके लिए हिंदी मीडियम में है। एयर पोल्यूटेंट ये सोर्सेस क्या हैं और इसके क्या क्या इम्पैक्ट है ये आपके लिए देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो सोर्स होता है हमारे व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है और जो हमारा हाफ बर्न जो लकड़ी होती है, वुड होती है, कोल होती है, ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के एग्जाम्पल है। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस हो जाती है, हार्ट डिसीज हो जाती हैं और चेस्ट पेन होता है। फिर है लेड जिसे हम पीबी कहते हैं। मेटल रिफाइनरीज एंड अदर मेटल इंडस्ट्रीज से जो है हमारी लेड निकलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट इंसिनेटर क्या होता है, ये हमारे जो हॉस्पिटल्स के जो वेस्ट मटेरियल निकलता है या फिर कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बर्न किया जाता है तो उससे जो ये लेड है निकलता है। इससे क्या हो सकता है, आपके डैमेज हो सकता है नर्वस सिस्टम और जो IQ की जो है वो आपका लॉस हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर एंड रेनल इफेक्ट इन एडल्ट। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्यूल कंबस्टन एंड वुड बर्निंग, इससे आपकी लंग्स की डिसीज हो सकती है। सेम आपका देखिए हिंदी में। फिर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये कब बनता है, जब कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है तो उससे जो गैस निकलती है वो क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। यह जो है आपके जो मेटल होते हैं धातु को गलाने और कागज को जो तैयार करने में निकलने वाली जो गैस होती है वो भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। यह जो है गैस धुंध पैदा करने और अम्लीय वर्षा यानी आपकी एसिड जो रेन होती है उसको पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है, यानी नुकसान ही पहुंचाती है और इससे जो हमारी लंग्स को प्रॉब्लम होती है।
देखिए सेम आपके इंग्लिश में है पर्टिकुलेट मैटर्स। अब जो है हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है, इसके अंदर जो है टेम्परेचर जो है बाहर के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ग्लास वॉल्स होती है इसमें, इसके अंदर जो है हम जो फल और सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है, जहाँ पे जो कोल्ड वेदर होता है या फिर ऑफ सीजन रहता है, वहाँ पे हम सब्जियों को उगाने के लिए करते हैं। इसके अंदर जो होता है हमारी जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है। इसी तरह से जो हमारा अर्थ होता है, इसके अंदर भी जो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारे अर्थ के लिए बुरी नहीं होती है, लेकिन जब ये इनकी मात्रा जो है, इनकी क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तब ये हमारे अर्थ के लिए बुरी होंगी और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये क्या करती है, जो हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है, उसको गर्म रखती है। अगर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ सरफेस का, वो -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती और ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गई, CFC हो गया, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, मीथेन हो गई, इसके वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस है। अगर इनकी जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी अर्थ पे अधिक गर्मी होना, जिसके वजह से जो हमारे ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। पोलर की जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। ग्रीन हाउसेस अगर ज़्यादा होंगी फिर गर्मी बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये रहा आप डायग्राम, इसकी हेल्प से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं किस तरह से जो सन की रेस के आई है और ये वापस जो है ग्रीन हाउस ज़्यादा होने के वजह से यहीं पे जो सन की रेस है वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ये हिंदी में है। इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके जो टेलीग्राम पेज है उसको ज्वाइन कर लें। अब देखिए हम वाटर पोल्यूशन देखेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो केमिकल निकलता है, और या फिर डोमेस्टिक सीवेज होता है, यानी आपका जो घरेलू सीवेज होता है वो जो होता है आपकी रिवर में फ्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन होता है। इसमें आपकी जो वेस्ट वाटर होता है उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। अगर जो 0.5% जो इम्प्योरिटीज होती है इन डोमेस्टिक सीवेज, ये हमारे ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसमें जो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है इंक्लूड की जाएंगी, आपकी सॉलिड में है सैंड, क्ले और हो गए, पेपर हो गया, क्लॉथ फाइबर हो गया, बैक्टीरिया हो गए आपके, और आपके इसमें डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज हो जाएंगी, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, सोडियम हो गया, फास्फेट हो गया। ये जो डिजोल्व हो चुकी हैं वाटर में सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं या टॉक्सिक होते हैं, उनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपके वाटर में पोल्यूटेंट हो गया है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974 है। फिर आप देखिए इसमें BODA क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसको मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। पानी में जो बायोडिग्रेडेबल मैटर होते हैं उसको इसमें मेजर किया जाता है, उसको इसमें नापते हैं। आप देखिए STP क्या है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें आपके जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर रिसोर्स। इसमें जो है आपके माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो वाटर में कम हो जाती है। अब देखिए जो एल्गाई बुल्म होता है आपका, वो कैसे बनता है, जब वाटर में जो आपके एक्सेसिव न्यूट्रिशन हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, उसके वजह से जो हार्मफुल एल्गाई ब्लूम का वो आपके वाटर में बन जाते हैं। दे आर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड आल्सो रिलीज टॉक्सिन विच आर हार्मफुल टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड इवन बर्ड एंड ह्यूमन हु ईट देम। यानी ये आपकी एल्गल जो होता है ब्लूम, ये आपके वाटर में जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसे रिड्यूस कर देता है, साथ में जो हार्मफुल
टॉक्सिन होते हैं उसको रिलीज करता है। अब देखिए जो पोल्यूटेंट वाटर है उसकी वजह से आपको कौन कौन सी डिसीज जो है हो सकती हैं। टाइफाइड, डिसेंट्री, कोलेरा और जॉन्डिस यानी हैजा और पैचिस, ये आपको बीमारियां हो सकती हैं अगर आप पोल्यूटेंट वाटर को पीते हैं। अब हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है। इसमें आपकी जो लेक की जो एज है नेचुरली बढ़ने लगती है। इसमें आप देखेंगे यूट्रोफिकेशन किस मेन कारण से होता है, जो आपकी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है ये आपके यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है। इसमें जो आपके नाइट्रेट और फॉस्फेट की मेन कंटामिनेंट है आपकी यूट्रोफिकेशन के लिए। इसके वजह से आपके जो वाटर में जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा ये डिक्लाइन होने लगती है और टॉक्सिन जो होते हैं प्रेजेंट इन द पोल्यूटेंट किल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जलीय जो जीवन है जो उसको ख़त्म कर देता है वाटर में मौजूद जो टॉक्सिन होते हैं। इसके वजह से जो हमारे जलीय जो जीवन होता है उसमें जो फिश होती हैं और अदर जो एक्वेटिक जो लाइफ है उसको हार्म होता है और धीरे धीरे जो है वो मरने लगते हैं। इसमें मैं आपको इसके इमेज के थ्रू बताती हूँ। हिंदी में हम इसे सुपोषण कहेंगे। इससे हमारे जो जल में है जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होने लगता है। ये देखिए ये आपके फर्टिलाइजर डाले हैं लैंड में। इससे क्या होगा, जो रेनफॉल होगी या फिर किसी भी तरह जो केमिकल होंगे उनका लिंचिंग हो जाएगा और ये रन ऑफ होके क्या हो जाएंगे आपके वाटर में मिल जाएंगे। अब वाटर में मिलने के कारण क्या होगा, इसमें वाटर के अंदर एल्गी जो होगी उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एल्गी बन जाएगी, जिसके कारण जो वाटर है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो इससे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी जो फिश हैं वो मरने लगेंगी और जो एल्गी डेथ है इसमें आपके वाटर के अंदर जमा होने लगेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके वजह से जो आपकी वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉइल की जो क्वालिटी है उसका ख़राब हो जाना, उसमें हार्मफुल केमिकल का मिल जाना जिसके वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है, उसको हम सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे। इसमें आपके जो हार्मफुल केमिकल हैं वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। कारण क्या है सॉइल पोल्यूशन के, पेस्टिसाइड। जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, ये क्या करते हैं हार्मफुल टॉक्सिन जो है हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट कर देते हैं। ये जो पेस्टिसाइड होते हैं ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं ना ही, और साथ में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देयरफॉर दिस केमिकल विल नॉट ग्रेजुअली डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज्ड नहीं होते हैं एंड इट विल कॉज मैनी मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्टिसाइड क्या है जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट है डीटीटी। डीटीटी की इसमें फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। एक बार और बोल देती हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये आपको इसका नाम याद रखना है, ये एक हार्मफुल केमिकल है। इसके अलावा देखिए और भी जो है केमिकल हैं वो क्या है, सच एज एल्ड्रिन एंड डेल्ड्रिन। अदर पेस्टिसाइड जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक टॉक्सिक होते हैं जो आपके जो डेफिनेटली किल कर देते हैं आपके पेट्स को, इंसेक्ट को, लेकिन इसके साथ जो है ये आपके एग्रीकल्चर जो लैंड होता है उसको भी डैमेज कर देते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, पेस्टिसाइड की जगह हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए ये जो हर्बिसाइड होते हैं ये इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं आपके हर्बिसाइड इसमें टॉक्सिक पाए जाते हैं। अब देखिए ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारी सॉइल होगी वो एसिडिफिकेशन हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एग्रोकेमिकल पोल्यूशन बोलेंगे। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हैवी मेटल हो गया, टॉक्सिक केमिकल होते हैं, डंपिंग ऑयल एंड फ्यूल जो आपके सॉइल में डंप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो की सॉइल है यानी मिट्टी है उसका अम्लीकरण हो जाता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है, जिससे आपकी जो सॉइल होगी उसकी जो उर्वरक क्षमता होगी यानी फर्टिलाइजेशन की जो पावर होगी वो
खराब हो जाएगी। अगला देखिए, इनफेरियर इरिगेशन प्रैक्टिस, यानी आप पुअर इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं, उसके वजह से आपकी सोइल में सैलिनिटी भर की जो मात्रा है वो बढ़ जा सकती है। जैसे वाटर लॉगिंग कर देना। वाटर लॉगिंग में हम क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर जल भराव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल होती है उसके ऊपर सॉल्ट की जो है लेयर जम जाती है। इसे हम सॉइल सैलिनिटी कहते हैं। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कैनल एंड इरिगेशन चैनल, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चरण का यूज ना करना, इंटेंसिव फार्मिंग ग्रेजुअली डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल ओवर टाइम एंड कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल लैंड। फिर है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होगा, डिकम्पोजल ऑफ प्लास्टिक कैन अदर सॉलिड वेस्ट फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी आप यदि प्लास्टिक होती है, कैंस होती हैं, उनको सॉलिड वेस्ट को आप लैंड पे या मिट्टी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये क्या होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी और ये हमारी सोइल पे जो है बुरा इफेक्ट डालेगी। अगर आप जैसे बैटरीज हो गई और अदर इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये क्या होती हैं, हार्मफुल, इनके अंदर केमिकल होते हैं, इसके वजह से क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा सोइल के अंदर। फिर है अर्बन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज होती हैं, उससे जो निकलने वाला केमिकल हो गया, या फिर आपके रेजिडेंशियल एरिया में जो वेस्ट पड़ा है, कूड़ा कचरा पड़ा है, गंदा के वेस्ट मटेरियल होंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपके केमिकल मिल जाएंगे सॉइल के अंदर, जो आपकी सॉइल की क्वालिटी को या फिर आपकी जो सॉइल है उसको डैमेज कर देगा। ये आप देखिए याद रख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो याद रखने में। अब हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट होता है वो आपके ओपन ग्राउंड में क्या करते हैं, हम डंप कर देते हैं, या फिर वो बर्न होते हैं या पूरी तरह से ना बर्न नहीं होते, जिसके वजह से वहाँ पे रैट्स, पिग्स, ये सब फ्लाई, ये सब आपके वहाँ पे पैदा होने लगते हैं। इसमें देखिए आपके सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं, जिसमें आपके क्या करते हैं, सॉइल की लेयर बनाते हैं, उनको एक लेयर के थ्रू है जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसको डंप किया जाता है। लेकिन वो भी एक अच्छा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें से जो केमिकल जो है समय के साथ वो रिसने लग सकते हैं और वो आपके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके साथ मिल सकते हैं हार्मफुल केमिकल। इसका देखिए एक ओनली सॉल्यूशन क्या है कि हम सेंसिटिव हो जाएं टुवर्ड इन्वायरमेंटल इश्यूज, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं हम, कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से रिसाइकलेबल हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब आप देखिए इसमें इंसिनेटर क्या होता है, ये आपकी एक मशीन होती है जिसमें आपके काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया या फिर आपका हॉस्पिटल का जो वेस्ट होगा उसको बर्न किया जाता है। इसके अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री जो है सेल्सियस के करीब होता है, यानी इतनी ज़्यादा तापमान पे जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसे बर्न कर दिया जाता है और ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें देखिए आपका क्या होता है, जो आपका ई वेस्ट होता है वो क्या करती है, डेवलप्ड कंट्री उनको डेवलपिंग कंट्रीज में भेज देती हैं ताकि वो जो उसमें से रिकवर कर सके जो मेटल है, लाइक कॉपर, गोल्ड, निकेल एक्सेट्रा। अब देखिए हम डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आपका ये पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए जो आपको सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको जो रिमूव करना इजी होता है, लेकिन जो आपके डोमेस्टिक सीवेज होता है उनको रिमूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो है डिसॉल्व हो जाते हैं आपके वाटर में। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमने पहले भी देखा था, अब मैं से आपको डिटेल में समझा देती हूँ एक बारी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक रूम है जिसमें 10 लोग हैं और उसमें जो रूम में है आपके 10 लोगों के लिए लायक ही ऑक्सीजन है। इसको इस तरीके से समझे कि उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है उस रूम के अंदर हम नहीं बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा, अब मान लीजिए मैंने उसमें 10 की जगह 20 लोग कर दिए हैं उस रूम के अंदर, फिर क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरी नहीं पड़ेगी सबको। ये आपका इसी तरह से आपका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ये मेजर करता है किसी भी एक्वाटिक सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा जो है ऑक्सीजन की डिमांड है आपकी। देखिए इसमें अब जो ऑक्सीजन है वो कैसे कम हो जाती है, हमने देखा था जो एल्गी ब्लूम है वो ये सब क्या, या फिर जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोस्ट करने के लिए जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा मात्रा में आप ऑर्गेनिक मैटर्स वाटर के अंदर हो जाएंगे
तो ऑक्सीजन की जो इनटेक है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ये सब आपका किस वजह से होता है? अगर हम जो सीवेज है उसका डिस्चार्ज कर देते हैं, हार्मफुल केमिकल को जो है वाटर के अंदर फ्लो कर देते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए, द माइक्रोब दैट डिकम्पोज organic waste in water bodies consume a lot of oxygen that result into sharp decline in dissolved oxygen। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा बीओडी की डिमांड होगी उतनी ज़्यादा आपका जो वाटर है वो पोल्यूटेंट होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जो है नीड पड़ेगी डिकम्पोज करने के लिए। देखिए, ये टॉपिक आपका काफ़ी बड़ा है, तो एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यदि अभी और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।